नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसी सामाजिक जीवन की निर्वाह के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए और जीवन के निर्वाह के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ऐसे में उसको आवागमन के लिए साधन चाहिए और मनुष्य लगातार इस खोज में रहता है और इसी खोज के चलते पहले उसने पहिए का आविष्कार किया, फिर बैलगाड़ी, और समय काल परिस्थितियां बदली, पेट्रोल और डीजल के वाहन आ गए और हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आवागमन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आवागमन के साधन सुलभ हो, सुलभता के साथ उपलब्ध हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि जो परिवहन विभाग है वो भी अपने में नवाचार करे और आवागमन का जो साधन है उसमें सुलभता से उपलब्ध कराए और आवागमन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी सरलता के साथ में जनता के सामने पेश करें। तो इसी विषय पर आज का हमारा बेहद खास कार्यक्रम प्रेरित है और इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका विषय है परिवहन क्षेत्र में क्या कुछ नवाचार किए जा रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप है राजेश चौहान सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि सर के साथ चर्चा को शुरू करें, सर का मैं परिचय करवा देता हूं। राजेश चौहान सर 1999 बैच के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और राजस्थान सरकार के कई विभागों में आपने उत्कृष्ट और बेहतरीन सेवाएं दी है और बेहतरीन सेवाएं देने के साथ साथ आपने विभाग में कई तरह के नवाचार कर विभाग को सफलता की नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। इन्हीं के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, चर्चा को शुरू करते हैं। सर, एक जमाना था जब लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल माना जाता था। गाड़ी तो हमें मिल जाती थी लेकिन उसकी लाइसेंस प्रक्रिया में इतने साल लग जाते थे कि वो कहीं ना कहीं कठिन से कठिन दौर था वो। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए तो परिवहन क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या कुछ जो प्रक्रिया है उसमें सरलीकरण हुआ है? आप सही कह रहे हैं विकास जी। पहले लाइसेंस बनाना हो, चाहे आरसी लेनी हो, उसमें समय लगता था। मैन्युअली व्यक्ति को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने हमारे परिवहन मंत्री जी के निर्देशों के आधार पर, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के आधार पर ये जो लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको बहुत ही सरल कर दिया है। इसके लिए ईडीएल जो स्कीम है वो लागू की है। उसके तहत व्यक्ति को अब हमारे परिवहन विभाग के कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा जो वेबसाइट है parivahan.government.in, उस पर जाके इसमें एक सारथी पोर्टल है। सारथी पोर्टल पे वो अपना लर्निंग लाइसेंस, चूंकि लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस दो पार्ट में होता है। पहले लर्निंग लाइसेंस होता है जो 30 डेज के लिए होता है और उसके बाद जो है 60 डेज से लेकर 6 महीने के बीच में वो फिर परमानेंट लाइसेंस होता है। तो उसके लिए वो अपना केवाईसी से उस सारथी पोर्टल पे अप्लाई करके, अगर उसके केवाईसी नहीं बनी हुई तो वह आकर अपना लर्निंग लाइसेंस ले सकता है जी। उसके पश्चात 30 दिन के बाद में वो उस लर्निंग लाइसेंस की आईडी के आधार पर फिर पोर्टल पे जाके अपना परमानेंट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। चूंकि परमानेंट लाइसेंस का मामला है तो पहले हम ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट को पास करना जरूरी होता है। उस टेस्ट को देने के लिए अपना स्लॉट बुक करके वो ड्राइविंग टेस्ट जो ट्रैक बने हुए हैं वहाँ आके अपना टेस्ट देके उसमें पास होने के पश्चात अपना परमानेंट लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। पहले लाइसेंस बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों से होते हुए हमें गुजरना पड़ता था। हमें किसी मध्यम व्यक्ति को पकड़ना पड़ता था जो दिलासा दिलवाता था कि मैं आपका काम करवा दूंगा। तो अब क्या किसी मीडिएटर की जरूरत रहती है? अब वो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब हमारा जो आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड से हमारे मोबाइल नंबर लिंक रहते हैं। जब भी हम सारथी पोर्टल पर जाएंगे, अपना अप्लाई करेंगे, तो जब बुक होगा तो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा और उस ओटीपी के पश्चात आपका जो है आपकी केवाईसी है, जो आपका आधार कार्ड नंबर है, उस पर फोटो भी रहता है, एड्रेस भी रहता है, उसके आधार पर आपका वो लाइसेंस जो है जनरेट हो जाएगा। अब इसमें किसी भी तरह के मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक फेसलेस स्कीम है। आप अपने स्तर पे किसी भी चाहे ई मित्रा पे जाएं, अपने घर पे करें, अपने मोबाइल से करें, कहीं से भी आप इसको ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ड्राइविंग जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है उसको घर बैठे करवा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफलाइन के लिए आपको अगर आपका केवाईसी जनरेट नहीं है, आपका आधार लिंक नहीं है, उसके लिए फिर आपको ऑफिस जाके उसमें आपको ऑफिस से वही वहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करके करवाना होगा। और फाइनली जो ड्राइविंग
टेस्ट होगा उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? ड्राइविंग टेस्ट में जो है टेस्ट होता है, उसमें 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे पार्किंग का होता है, एक एच बनाना होता है, एक 8 बनाना होता है, एक जो है ढलान पे चढ़ के गाड़ी कैसे रोकते हैं, उसमें 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं और वो 200 नंबर का टेस्ट होता है। उस 200 में से 160 नंबर आपके आ जाते हैं तो वो आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। आजकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए सरकार ने ऑटोमेटेड ट्रैक बनाने का भी कोशिश बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी जो हाल ही में 2024-25 का जो राज्य का बजट आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के लिए पूरे राजस्थान के लिए 15 करोड़ का बजट जो है वो दिया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे राजस्थान में जो ये टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटेड ड्राइविंग जो टेस्ट हैं वो उसके ट्रैक बनेंगे और वहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्ट होंगे। जो ट्रैक बनेंगे इनकी गुणवत्ता पुराने जो टेस्ट हो रहे हैं उनसे ज्यादा रहेगी और हमें बेहतरीन ड्राइवर मिल सकेंगे? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होगी। आपका जो है टेस्ट वो कंप्यूटर लेगा और उस कंप्यूटर में किसी तरह की कोई उसमें कंप्लीट पूर्ण रूप से पारदर्शिता रहेगी और किसी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा और जो पास है वो पास होगा, जो फेल है वो फेल होगा। आपने अभी सारथी पोर्टल का जिक्र किया, तो सारथी पोर्टल में लाइसेंस के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो जनता है वो घर बैठे आराम से काम कर सकती है? सारथी पोर्टल एक्चुअली हमारे जो ड्राइविंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं, कुछ पंजीयन से रिलेटेड वाहन की सुविधाएं हैं, कुछ जो बसें चलती हैं जिनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना होता है, तो इस तरह से हमारी लगभग 13 जो सर्विसेज हैं वो फेसलेस है। और जिनके लिए आपको किसी भी परिवहन कार्यालय में, चाहे वो जिला परिवहन कार्यालय हो, चाहे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय हो, किसी भी कार्यालय में आपको अनावश्यक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, न वहाँ आने की ज़रूरत है। उसमें हमारे सारथी जो पोर्टल है उसके लिए 6 सर्विसेज हैं और 7 सर्विसेज हमारी वाहन पोर्टल की हैं और लगभग 2 सर्विसेज जो हैं हमारी परमिट से रिलेटेड है। उसमें आपका जो पेमेंट है, जो आपकी फ़ीस है, जो परमिट के लिए ली जाती है या लाइसेंस के लिए ली जाती है, वो आपकी ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से आप उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं और उसमें कार्यालय के आपको आने की ज़रूरत नहीं है और वो सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस के बारे में एक और बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने आम जन को राहत देने के लिए, जो पहले हम लाइसेंस बनाते थे उस पर 200 रुपये की फीस होती थी और वो चिप वाला एक लाइसेंस हुआ करता था, उसका कार्ड बनता था। अब वो चिप को हटाकर उस पर बार कोड टाइप का एक QR कोड टाइप का कोड बना दिया है और जो 200 रुपये लिए जाते थे उसको वे ऑफ कर दिया है और अब वो फीस आपको जमा नहीं करानी होती। हाँ, आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अगर कार्ड पे, PVC कार्ड पे आपको लेना है तो 40 रुपये उसकी फीस निर्धारित है और आपको A4 पेपर पे लेना है तो आप 10 रुपये की फीस देकर वो प्राप्त कर सकते हैं। और आपके जो वहाँ आपके ड्राइविंग लाइसेंस को देखकर जितनी भी एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट विंग है, उस पर जो QR कोड है उसको स्कैन, पहले उसके लिए पोस्ट मशीन होती थी चिप को रीड करने के लिए, तो उसमें कई बार दिक्कत आती थी और प्रॉपर से रीड नहीं होती थी, मशीन कई बार खराब हो जाती थी। लेकिन अब वो मोबाइल के माध्यम से जो QR कोड आ गया, उस QR कोड को स्कैन करने पर उस वाहन की पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी कि ये वाहन कब रजिस्टर्ड हुआ है, इसकी फिटनेस है, इसकी जो पोल्यूशन है या इसका टैक्स है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएगी और वो मॉनिटरिंग में बहुत आसान हो गया है। जी, ये बेहतरीन नवाचार तो है, लेकिन पेपर बचाने की दिशा में भी है, उसको सॉफ्ट कॉपी के जरिए भी हम मोबाइल में रख सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको जब आपका बनता है तो आपका इसको डाउनलोड करके आप, हमारा जो पोर्टल है, जो हमारी जो वेबसाइट है, उससे आप डाउनलोड करके उसको डिजीलॉक में रखिए और जब आपको कहीं पे कोई रोकते हैं, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस रोकेगी या ट्रांसपोर्ट के जो एनफोर्सिंग एजेंसी रोकेगी, तो आप उसको डिजीलॉक के माध्यम से बता सकते हैं, तो वो मान्य है, वो ऑथेंटिकेटेड है। कई बार लाइसेंस गुम हो जाता है, तो क्या डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने के लिए भी ऑनलाइन में सब बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा सारथी पोर्टल है उसके माध्यम से आप घर बैठे ही अगर उसमें कोई संशोधन करना हो, उसका कोई नवीनीकरण करना हो, उसमें आपको अपना पता चेंज करना हो, अपना मोबाइल नंबर चेंज करना हो या आपको डुप्लीकेट आपका लाइसेंस निकालना हो या RC निकालनी हो, जो भी है वो आप घर बैठे कर सकते हैं और इस जो पोर्टल के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
ईआरसी को लेकर भी ऑनलाइन काम चल रहा है? जी, जिस तरह से लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल है, उसी तरह से हमारा आरसी के लिए जो है, ईआरसी के लिए हमारा जो है वाहन पोर्टल है। वाहन पोर्टल पे आप जाकर अपना जो वाहन है उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे अब कोई नई गाड़ी, गैर परिवहन यान कोई वाहन खरीदता है तो वेंडर्स को ही ऑथराइज कर रखा है, आपको वहीं से ही जो है आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस होगा और आपका जो टैक्स है वो जमा हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा, ताकि जो वाहन स्वामी है उसको किसी भी तरह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और उसको जो परिवहन विभाग की विशेष रूप जो सेवाएं हैं जिसके लिए उसको समय, अपनी ऊर्जा और अपना धन व्यर्थ में खर्च करना पड़ता था, उससे बचा जा सके और वो अपनी जो सुविधाएं हैं वो त्वरित गति से प्राप्त कर सके। आरसी को रिन्यू कराने के लिए, क्योंकि कई बार देखने में आया है कि 15-20 साल वाहन पुराने हो जाते हैं, उनको फिर से आरसी को रिन्यू कराना हो, तो उसके लिए भी प्रोसेस ये वाहन पे अवेलेबल रहेगा? बिल्कुल, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब वाहन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपन ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, तो उस समय आपके वाहन की जो फिजिकल कंडीशन देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए उस समय एक बार वो कार्यालय में लाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो फॉर्म नंबर 25 है उसमें उसका चेसिस नंबर जो इम्पोज होता है और उसकी जो भी फीस होती है वो डिपॉजिट होने के बाद में फिर वो ट्रांसफर होता है। जी, वाहन प्रदूषण जो है वो पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या है, तो वाहनों से जो ये प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए परिवहन विभाग क्या कुछ कार्य कर रहा है? वाहन प्रदूषण के लिए आप देखिए कि एनजीटी के समय समय पर डायरेक्शंस आते रहते हैं। अभी जैसे एनसीआर एरिया में एनजीटी ने काफ़ी डायरेक्शंस जारी किए हैं, कई बार माननीय न्यायालय भी जो है इसके बारे में डायरेक्शंस जारी करते रहते हैं। अभी राजस्थान में जो वाणिज्यिक वाहन हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो उसके लिए है कि 15 वर्ष पुराने अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनको सीज करने के और उनको रोड से हटाने के निर्देश प्राप्त है, उसके संबंध में कार्रवाई भी हो रही है। और प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष रूप से सीएनजी के वाहन को प्रमोट किया जा रहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति सीएनजी का वाहन लेता है तो उसको टैक्स में 50% की छूट दी गई है। उसका टैक्स जो सामान्य दूसरे वाहन जो डीजल पेट्रोल के वाहन है वो उसको लेने के बनिस्बत उसको आधा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप ईवी लेते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हैं, जो कि अब लेटेस्ट कंसेप्ट है, उसमें अगर आप ईवी में जाते हैं तो आपका 100% टैक्स फ्री है। और ये मोटिवेशन के रूप में इसलिए गवर्नमेंट ने किया है ताकि सब्सिडी भी दी जाती है। हाँ, सब्सिडी भी दी जाती है। इसमें इसलिए किया है ताकि पॉल्यूशन कम हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ भी व्यक्ति जाए और उसका ज्यादा ज्यादा उपयोग करे। आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जिक्र किया है, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उनके लिए भी लॉ और रेगुलेशन वही है जो और वाहनों के लिए होते हैं? जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन का तो वही है, क्योंकि हर वाहन का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए होता है ताकि उसको उसके स्वामी के बारे में उसकी सारी डिटेल उससे पता की जा सके, ताकि कभी कोई किसी तरह की घटना, दुर्घटना, किसी तरह का कोई हो तो उसके बारे में जो है वाहन स्वामी के लिए भी सुविधा है और जो विभाग है, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो यातायात पुलिस विभाग है, चाहे वो परिवहन विभाग है, सबके लिए सुविधाजनक है। जी, कई बार ये देखने में आया है कि जब हम हाईवे पे या सड़क पे निकलते हैं तो जो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं तो आम जनता उन साइन बोर्ड का जो मतलब है वो नहीं समझ पाती, तो उसको लेकर परिवहन विभाग क्या कुछ कर रहा है? पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इस विभाग का नाम केवल परिवहन विभाग हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। और प्रति वर्ष हमारे विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाते हैं। हम सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और उनको रोकने के लिए समय समय पर हम अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स करते हैं, रैलियां करते हैं, नुक्कड़ करते हैं, नाटक करते हैं और विशेषकर यूथ जो कि कई बार जोश में वाहन को तेज चलाते हैं, उनके लिए हम स्कूल में बच्चों में और स्कूल के बच्चों में और कॉलेज के बच्चों में वहाँ हम कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और उनको सड़क सुरक्षा के बारे में बताते हैं। और जितने भी सड़क सुरक्षा के जो उपाय है, चाहे वो ओवर स्पीडिंग नहीं करना है या अपने वाहन को सही से चलाना है, जो साइनेज हैं उनका पालन करना, जैसे स्कूल के सामने, हॉस्पिटल के सामने, आपके बहुत भीड़ भरे वाले इलाकों में कैसे जाना है और स्पीडिंग को कैसे कम करना है, क्या क्या डायरेक्शन से, उसको पालन करने के लिए हम समय समय पर उनको जागरूक करते रहते हैं और उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और इसके अलावा फिर भी इस तरह की जो गलतियां करते हैं उनके लिए हमारी जो एनफोर्सिंग एजेंसीज है, जो हमारी प्रवर्तन शाखाएं जिसमें फ्लाइंग्स है, हमारी ट्रैफिक पुलिस की हो चाहे हमारी परिवहन विभाग की हो, हम समय समय पर इस पर इफेक्टिव कार्रवाई करते हैं और उनके खिलाफ
चालान भी बनाते हैं ताकि इस तरह की गलती वो दोबारा ना करें। जागरूकता बेहद जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि जो 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं जो क्लास के बच्चे हैं उनमें ही परिवहन विभाग एक तरीके से एक चैप्टर अगर जोड़ दे कि ये साइन बोर्ड है, तो उससे आने वाली जनरेशन को भी काफी फायदा निश्चित होगा रूप से और जागरूकता। जो यातायात और परिवहन का जहाँ तक मामला, हर व्यक्ति का इससे वास्ता पड़ता है, जी। चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे कामकाजी महिला हो। जो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा वो उसको कहीं न कहीं किसी न किसी, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेगा या खुद का अपना व्हीकल लेगा या किसी बस में जाएगा, हर जगह उसका उससे वास्ता पड़ेगा। तो इसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसकी अवेयरनेस के लिए स्कूल लेवल से ही, जब टीन एज से ही बच्चों को अगर गाइड किया जाता है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले उसके जीवन में वो पूरे जीवन पर्यंत काम आएगा। जी, क्योंकि अभी देखने में आया है कि कई जो ड्राइवर है उनको भी इस चीज का नॉलेज नहीं होता साइन बोर्ड का। इस वजह से भी दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है। इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो जानकारी का ना होना और दूसरा जानकारी होते हुए भी अनुशासनहीनता करना। तो इन दोनों चीजों को रोकना होगा। जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी देना विभाग का भी काम है, और ये एक सिविक सेंस भी होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं को भी अपनी एक जिम्मेदारी मानते हुए कि भाई यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, दुपहिया वाहन वालों को हेलमेट लगाना चाहिए, जो व्यक्ति 4 व्हीलर चला रहा है, चौपहिया वाहन चला रहा है, उसको अपना सीट बेल्ट लगाना चाहिए, जो व्यक्ति कॉमर्शियल व्हीकल चला रहा है उसको अपना अग्निशमन यंत्र गाड़ी में रखना है ताकि वो किसी टूरिस्ट को लेके जा रहा है कोई घटना ना हो। और इसके अलावा जो दुर्घटनाएं होने के जो कारक बनते हैं उनको कैसे अपन रोकें, उसके लिए हमेशा उसको जागरूक होने की जरूरत रहती है। और जो लापरवाही करते हैं वो लापरवाही को खुद अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ला के रोके, और नहीं तो फिर वो हमारी जो एजेंसीज है उनको रोकने का प्रयास करते हैं। काम करेगी। खुद की जागरूकता बेहद जरूरी है। सर, पूरे विश्व में अगर भारत की बात करी जाए तो भारत के पास में महज 1 या 2% ही वाहन है, लेकिन पूरे विश्व में जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत हो रही है उसका जो रेशियो है पूरे विश्व में भारत का 11 से 12% है। पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है जिसमें दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। तो इसको लेकर सड़क परिवहन और जो आपने बताया सड़क सुरक्षा विभाग, ये किस तरीके से काम करें? एक्चुअली पहले जब दुर्घटनाएं होती थी सड़क पर, तब जो पास में से निकलने वाले लोग इस भय से वहां से दूर भाग जाते थे कि कहीं हम पुलिस में अनावश्यक रूप से फंस नहीं जाए, हमें भी पुलिस कहीं उसका भाग ना बना दे। अब परिस्थितियां बदल गई है। अब सरकार ने भी मोटिवेशन के रूप में जो जहां पे दुर्घटना होती है सबको ये आग्रह किया जाता है कि आप अपना जो है जहां एक्सीडेंट हुआ उसकी मदद करें। पहले 5,000 रुपए की सहायता होती थी, अब 10,000 रुपए बढ़ाकर उसको प्रोत्साहन राशि दी जाने लगी है। साथ ही साथ उसको सम्मान पत्र देकर भी कि इन्होंने किसी की जान बचाई है। दुर्घटना होने पर अगर कोई व्यक्ति अपना वाहन लेके पास से निकल रहा है और कोई डॉक्टर या एम्बुलेंस नहीं आई है, तब तक उसकी गाड़ी में कोई फर्स्ट एड किट है तो वो उस किट से निकाल के उसका फर्स्ट एड कर दे और उसको अपने वाहन में ले जाके नज़दीक के किसी अस्पताल में पहुंचा दे। तो अब थोड़ी परिस्थितियां बदली है, लोग मदद भी करने को आगे आने लगे हैं, तो धीरे धीरे इसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। और सबसे बड़ा पुण्य का जो काम है वो किसी व्यक्ति की जान बचाने का है, तो निश्चित रूप से ये होगा धीरे धीरे। जी, परिवहन विभाग लगातार नवाचार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि CPR कैसे दिया जाए, प्राथमिक उपचार किस तरीके से किया जाए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नवाचार है। जी बिल्कुल, इस तरह के जो हमारे सड़क सुरक्षा के जो जब हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं तो इस तरह की गतिविधियां संचालित होती है। जो हमारे फ्लाइंग्स के लोग हैं, चाहे वो गार्ड हैं, ड्राइवर हैं या इंस्पेक्टर्स हैं या जो DTOs हैं, RTOs हैं, उन सब के बीच में इस तरह के जो विषय है वो आते रहते हैं और समय की मांग के अनुसार इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित होते रहते हैं। और सड़क सुरक्षा के तहत एक विशेष रूप से अलग इसके लिए एक कोर्स की भी स्थापना की गई है ताकि सड़क सुरक्षा में जितनी जागरूकता का प्रचार प्रसार इसकी जितनी IEC की जाएगी उसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाएगा और लोगों को समझ में आएगा, तो उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित होगी। तो क्रियान्विति सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही है उसमें कमी आएगी। बच्चे जो हर घर की बैकबोन होते हैं वो स्कूल जाते हैं बाल वाहिनियों के माध्यम से। स्कूल की जो बस आती है, कई बार देखने में आता है कि स्कूल की जो बस है वो ओवरलोडिंग का शिकार होती है। 50 बच्चों की कैपेसिटी, वहाँ पे 60-70 बच्चे उसमें भर दिए जाते हैं और कई बार वो उलट जाती है। उसको लेकर बाल वाहिनियों के लिए क्या कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए? स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं या कॉलेजेज में पढ़ते हैं, जो उनको जो ट्रांसपोर्ट करके जो स्कूल की बसें ले जाती है, उसके लिए हमारे परिवहन विभाग में अलग से उनके लिए एक SOP जारी कर रखी है। उसके लिए एक गाइडलाइन बनाई हुई है और उस पर हम नियमित रूप से काम करते हैं।
स्कूल की बसों में सीटिंग कैपेसिटी को लेकर, उसके ड्राइवर की आइडेंटिटी को लेकर, उसके ड्राइवर के लाइसेंस को लेकर, गाड़ी के आरसी को लेकर, उसकी फिटनेस को लेकर, उसके पोल्यूशन को लेकर, उसके टैक्स को लेकर, उसकी जो बस की कंडीशन है उसको लेकर, उस पर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूप से इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। इसका हम अभियान भी चलाते हैं। जब स्कूलों की छुट्टियां होती है तो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो जाती हैं, स्कूल्स की सभी गाड़ियों को चेक करती हैं, और जो इन पैरामीटर्स में फिट नहीं रहती है उसको हम पेनलाइज भी करते हैं, चालान भी करते हैं, और जो वाहन स्वामी है उसको उसके लिए हटाने के लिए भी कहते हैं। और सतत रूप से भी जब विद्यालय चलते हैं, जब इस तरह की कोई गतिविधि नज़र आती है तो उस पर निश्चित रूप से सख्त एक्शन लिया जाता है। जी सर, एक ज़माना था जब ड्राइविंग की बात करी जाती थी तो सिर्फ पुरुष ड्राइवर का ही जिक्र होता था, लेकिन वक्त बदला और आजकल महिला ड्राइवर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। तो क्या उन महिला ड्राइवर्स के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं? निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का विषय है जी। ये। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना दमखम दिखा रही है, चाहे वो हवाई जहाज को चलाने की बात हो, चाहे गाड़ी को चलाने की बात हो, चाहे टोल पे अपनी सेवाएं देने की बात हो, हर जगह महिलाएं हैं। और परिवहन विभाग की जो सेवाएं हैं वो निश्चित रूप से जो पैरामीटर्स है उसमें जो फिट बैठता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जी। उन सबको बराबर रूप से उसमें सेवाएं प्रदान की जी, जाती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र किया, हालांकि जागरूकता बढ़ती जा रही है जनता में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो उपयोग है अब भी बहुतायत में होना शुरू हो गया है, तो उसको लेकर सरकार ने और क्या कुछ प्रावधान किए इलेक्ट्रिक व्हीकल को? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आपको इलेक्ट्रिक बसें भी अब तो राजस्थान में 500 बसें भी आने लगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुई है, 500 बसें भी इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, और इससे निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा, सुविधाएं अच्छी स्मूथ होगी। और इसके लिए हमारे विभाग द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा और जो स्थानीय एजेंसीज हैं उनके माध्यम से इनके जो चार्जिंग प्लेसेस हैं उनके लिए भी वर्कआउट चल रहा है, इनके पार्किंग प्लेसेस हैं उनके लिए भी वर्कआउट चल रहा है, और कैसे बेहतर से बेहतर परिवहन की सुविधा, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, उसके लिए नियमित रूप से इस पे जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक प्रदूषण को नियंत्रित करने में एक बहुत ही बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है ये, जो निश्चित रूप से जिसका परिणाम आएगा, और आने वाले समय में इस तरह के जो प्रदूषण होते हैं उससे निजात मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर शहर में लगभग 40,000 रिक्शो संचालित हैं पूरे एरिया में। जयपुर एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी है, तो अब धीरे धीरे ये जो है रिक्शा जो है ई रिक्शो में तब्दील होने जा रहे हैं। इस पे भी एक विचार चल रहा है। और जो अव्यवस्था होती है ट्रैफिक को लेकर कि भीड़ भाड़ वाले इलाका में बहुत ज़्यादा ई रिक्शो की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए भी जोन बनाने की प्रक्रिया जारी है। फिर उनके कलर कोड की प्रक्रिया जारी है। फिर उनके अलग अलग आबादी के आधार पर उन रिक्शों की संख्या तय करके उनके रूट को तय किया जाने की प्रक्रिया जारी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आपको देखने को मिलेगा। आपको ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी, और इसके साथ साथ प्रदूषण से भी जो है उसमें भी काफी हद तक कमी आएगी। जी, आजकल अधिकतर एक्सीडेंट में देखा जाता है कि ओवरलोडिंग सबसे बड़ी समस्या है, तो ओवरलोडिंग को कम करने के लिए क्या कुछ परिवहन विभाग की तरफ से भूमिका? निश्चित रूप से हमारे नॉर्म्स हैं, हमारा जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें हमारी जो एनफोर्सिंग एजेंसीज है, और जब ये फ्लाइंग चेक करती है सड़क पे वाहनों को, ट्रक्स को, गुड्स व्हीकल जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ओवरलोडिंग हो, चाहे ओवर हाइटिंग हो या ओवर साइजिंग हो, साइज में अगर वो नॉर्म से ज़्यादा है, हाइट में नॉर्म से ज़्यादा है, अच्छा उसका जो वेट जितना होना तो उससे ज़्यादा, तो उस पर हैवी चालान करते हैं और उसको हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सीज भी करते हैं कई बार। जैसा कि आपने जिक्र किया कि अधिकतर काम जो परिवहन विभाग के वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या ऐसा जो चेकिंग का काम भी कुछ ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम जनरेट किया गया है? अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे जो जयपुर शहर में मैं बताऊंगा आपको, 2 फ्लाइंग पे हमारे जो है वेब कैमराज लगे हैं, जिसमें जो ये फ्लाइंग है वो चेकिंग का काम करती है, तो वो सारा उस पे उसका मॉनिटरिंग उस वेब कैमरे के माध्यम से होता है। वो व्हीकल पे भी लगा है, जो हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनके बॉडी पे भी कैमरा लगा है, जिससे हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आजकल ज्यादातर जो हेलमेट लगाए जाते हैं या फिर सीट बेल्ट बांधी जाती है, वो सड़क सुरक्षा के लिए कम, चालान से बचने के लिए ज्यादा लगाई जाती है, तो इसको लेकर क्या कुछ परिवहन विभाग की तरफ से? नहीं, ये अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 व्हीलर वाले हेलमेट पहने, 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट लगाए,
और स्पीडिंग ना करे, नशा करके वाहन ना चलाए। तो ये तो एक अपने अंदर से ही एक अनुशासन उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि परिवहन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। अगर हेलमेट लगाकर अगर कोई लगाए में एक्सीडेंट होता है, किसी की जान बचेगी, तो वो जो चला रहा है उसकी बचेगी, उससे दूसरे किसी को लाभ होने वाला नहीं है। तो ये तो आम जन से मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं इसे समझें, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह की वाहनों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से सड़क पे जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है और दुर्घटना की संभावनाएं अधिक जो रहती है उन क्षेत्रों में, विशेषकर जब आप हाईवे पे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, चाहे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाका में जाते हैं, तो आपको स्वयं की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। इसे आप बिल्कुल, इसको आप बर्डन नहीं लें, और मेरा तो ये कहना है कि इसको आप अपने जीवन की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग समझें। हेलमेट पहने, बेल्ट लगाएं जी। और स्पीडिंग ना करें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना जरूरी है, क्योंकि आजकल हर घर में कम से कम 3-4 व्हीकल होते हैं, सभी अपना अपना व्हीकल लेके निकलते हैं, इससे ट्रैफिक भी जाम होता है जी। तो इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना जरूरी है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास तो अपना वाहन है नहीं, क्योंकि हर तरह के, हर आय वर्ग के, हर तरह के व्यक्ति यहाँ पे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए अपन कह लें, चाहे वो जो अपनी मजदूरी करने के लिए जो लोग जाते हैं डेली उनके लिए कह लें, चाहे वो शहर के जहाँ पर वाहन को अपना ले जाना मुश्किल होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए जाना जरूरी हो, तो सबके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी अपनी अलग अलग भूमिका में है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नितांत आवश्यक है। अंतिम प्रश्न, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होने के नाते जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो परिवहन विभाग के, यातायात पुलिस के और पुलिस विभाग के द्वारा समय समय पर आपकी सुरक्षा को लेकर जितने भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। और हमारी सरकार, राज्य सरकार की तरफ से परिवहन विभाग के माध्यम से जितनी भी सेवाएं आपको दी जाती हैं, वो फैसले सेवाओं के माध्यम से डिजिटल युग के अंतर्गत हम आपको जो दे रहे हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और आप आने वाले समय में हम ये अपेक्षा करते हैं कि आपको और अधिक जो सेवाएं हैं वो सुलभ रूप से घर बैठे ही हम दिला सकें, जिससे आपको अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की अपनी एनर्जी का, अपने धन का और अपने समय का व्यर्थ में कहीं आपको दुरुपयोग ना हो। और जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करें और अपने जीवन को बचाएं और अपने साथियों के जीवन को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, परिवहन विभाग लगातार नवाचार कर रहा है, इसके साथ साथ हमें भी जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करनी बहुत जरूरत है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डीडी राजस्थान के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।